नमस्कार। मैं रत्नेश्वर कुमार मिश्रा। आज सोशल मीडिया पर जो मेरा विषय है वो भारत की जातीय व्यवस्था है, क्योंकि वर्तमान समय में यूजीसी कानून के कारण ये जातीय व्यवस्था बहुत ही प्रासंगिक विषय वस्तु बन गया है। भारत में जातीय व्यवस्था प्राचीन काल ऋग वैदिक काल से जानी जाती है और मूलतः 4 जातीय व्यवस्था थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मुख्य रूप से पठन पाठन, चिकित्सा, राजा को सलाह देने का काम एवं धार्मिक अनुष्ठानों को कार्यान्वित करने का काम करते थे। क्षत्रिय मूलतः शासन व्यवस्था, राजा, सुरक्षा कार्य, सेना आदि कार्यों में संलग्न थे। उसी तरह वैश्य वर्ग मूलतः वो लोग थे जो पूरे भारत के व्यापार में लगे हुए थे, और शूद्र वर्ग वो वर्ग थे जो मूलतः सेवा कार्यों में लगे थे। भारत में से ये चारों वर्णों का अपना अपना महत्व है। किसी एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। और ऋग वैदिक काल में यह पूरी तरह से परिवर्तनशील था, चेंजेबल था। यानी एक ब्राह्मण का पुत्र पढ़ाई लिखाई नहीं करे, मूर्ख रह जाए और सेवा कार्यों में लग जाए तो फिर उसकी जाति बदल जाती थी। कहा जाता है, जन्म ना जायते शूद्रः कर्म ना उच्यते द्विजः। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है और कर्म के आधार पर वह उच्च होते होते द्विज यानी कि ब्राह्मण के स्तर तक पहुंच सकता है। और यह पूरी तरह से परिवर्तनशील था। यह बड़ा स्वाभाविक भी था। एक परिवार में एक ही प्रकार के कार्य करते रहने के कारण उसके पिता का गुण पुत्र में और पुत्र का गुण आने वाले पीढ़ी में आती गई, और उसको वह काम करने में बड़ा सहज और सरल महसूस हुआ। और कालांतर में यह जाति व्यवस्था परिवर्तनशील न होकर के जन्म के आधार पर हो गया। अब इसको वर्तमान परिवेश में मैं दूसरी तरह से देखता हूं। सिनेमा वाले केवल सिनेमा में लगे हुए हैं, राजनीति वाले केवल राजनीति में लगे हुए हैं। जो आईएएस अधिकारी वर्ग है वो अपने बेटे बेटी को चाहते हैं आईएएस वर्ग बना करके रखें। जिसका परिवार डॉक्टरी में जुड़ा हुआ है उसके पुत्र और फिर आगे वाली पीढ़ी में डॉक्टरी का गुण स्वाभाविक रूप से चला आता है और डॉक्टरी की जानकारी उसको आसानी से मिल जाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं। राज कपूर के पिताजी अभिनय में कुशल थे। राज कपूर हुए, तीनों भाई, फिर उनकी पीढ़ी पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र आज सिनेमा में ही लगे हुए हैं। एक मैं सिनेमा से उदाहरण दिया हूँ, राजनीति में उदाहरण तो हर परिवार भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की मैं बात बताऊं तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब पिता और पुत्र दोनों न्यायाधीश रह चुके हैं। इसी तरह रंगनाथ मिश्रा और उनके भतीजे भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जो वकालत कर रहा है, वकालत उसे सरल लगता है। जिसके परिवार के लोग व्यापार में लगे हुए हैं, व्यापार उसको बहुत सहज और सरल लगता है। एक व्यापारी वर्ग जो मारवाड़ी थे आकर के मुझसे बोले
कि सर हम लोग जन्म लेते हैं तो कैलकुलेटर लेकर के ही जन्म लेते हैं, व्यापार तो मेरे खून में मौजूद है। और इस आधार पर आज अगर जो कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि प्राचीन जो जातीय व्यवस्था थी अब वो मायने नहीं रखती है। एक सिनेमा जाति के लोग हुए, एक आर्मी जाति के लोग हुए, एक पुलिस जाति के लोग हुए, एक व्यापारी जाति के लोग हुए। अब समस्या सिर्फ सबसे निचले पायदान पर रहने वाले की है कि अगर किसी का बेटा चपरासी है तो वो चाहता है कि पढ़ लिख करके उससे ऊपर का पद प्राप्त करे। अगर गरीब व्यापारी है तो चाहता है कि व्यापार को बहुत बड़ा बढ़ाए। लेकिन बढ़ती हुई आबादी, बढ़ता हुआ शिक्षा स्तर और संकुल आबादी, अपार्टमेंट सिस्टम, एक ही जगह विभिन्न जाति के लोग रह रहे हैं, उसमें से बहुत सारे निम्न जाति के लोग भी बड़े उच्च पद पर, बहुत अमीर और बहुत शक्तिमान हैं। इसीलिए मेरे अनुसार अब जो प्राचीन जातीय व्यवस्था पर अगर विश्लेषण करके अगर हम कोई सुविधा देते हैं और लेते हैं तो यह समाज को मजबूत करने के बदले कमज़ोर करना ही है। अगर जातीय व्यवस्था बदलनी है तो कुछ इस तरह से मेरे अनुसार कभी कभी मन में लगता है, जिसकी संपत्ति 500 ऊपर से ज़्यादा है, बड़े बड़े मंत्री पद पर रह चुके हैं, वो सुपर ब्राह्मण कहलाए। जिनका 100 से 500 करोड़ है या फिर एक बार विधान मंडल के सदस्य बन गए हैं, संसद सदस्य बन गए हैं, तो उनको ब्राह्मण वर्ग में रखा जाए। फिर जिनकी क्षमता 100 करोड़ के रुपए के आसपास है या फिर क्लास 1 पोस्ट के पद पर आ चुके हैं, उनको क्षत्रिय वर्ग में रखिए। जो क्लास 2 हैं, जिनकी संपत्ति 1 करोड़ के आसपास है, उन्हें आप ओबीसी में रखिए। जिसको क्लास कोई नौकरी नहीं है, क्लास 3 है पहले, तो उसको आप शेड्यूल कास्ट में रखिए। जिसको कोई नौकरी नहीं है, उसको आप शेड्यूल ट्राइब्स में रखिए। और अगर इस तरह से समाज का आप वर्गीकरण करते हैं तो समाज में एकता भी आएगी, विविधता भी आएगी और जातिवाद के आधार पर समाज को तोड़ने का काम तो एकदम से बंद हो जाएगा। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है वामपंथियों से। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नहीं कहा था कि दुनिया के कुछ लोग जाति के नाम पर एक हो जाओ। और इस आधार पर तो वामपंथियों के लिए सबसे ज्यादा फिटेस्ट सिद्धांत होगा। और इसको लागू किया जाए तो वर्तमान में जो जातीय संघर्ष और जो समाज में भेद करने की स्थिति बन रही है, वो निश्चित रूप से समाप्त होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, सादर प्रणाम।